Hey everyone, this is the part 7 and this is topic 4, point number 3 of topic 4 and this is very important appointment of judges. काफी ज्यादा न्यूज में है इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है. अगर बात करते हैं इसको न्यूज में क्यों था ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव ऑल द सैंक्शनड सीट्स फिल्ड दैट इज 34 आफ्टर मोर देन 2 years. यानी कि जितनी भी सैंक्शन सीट्स थी फिर 34 सीट्स को फुलफिल करना. और इसके अलावा उस जो भी और चीजें जो न्यूज में है, एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथन ऑफ 34 जजेस एज अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस. यानी कि 32 जो है जजेस स्ट्रेंथ की गई है, जिसमें कि 34 की जो भी वैकेंसी थी और 32 को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. सो as per Article 124, subclause 1 of the Constitution of India, Parliament by law prescribed the strength of the Supreme Court. यानी कि 124 जो है आर्टिकल बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में. अपॉइंटमेंट की अगर बात करें जजेस की, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 सबक्लॉज 2. यानी कि ये सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को इन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए. और ये जो है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 ये जो है राइट देता है प्रेसिडेंट को, और जो अदर सीजीआई एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे ये सजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलिजियम सिस्टम. यानी कि कोलिजियम सिस्टम के थ्रू चीफ जस्टिस शुड बी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस. यानी कि एक जो क्राइटेरिया होता है जजेस के लिए वो फुलफिल करना और सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का. जो नेक्स्ट सीजीआई का नेम है वो रिकमेंड करते हैं बाय द आउटगोइंग सीजीआई, यानी कि जिनका कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो सजेस्ट करते हैं आने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो कौन होंगे. कोलिजियम सिस्टम इज द वे बाय विच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड. यानी कि जो कोलिजियम सिस्टम होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए और उनके ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पूरा जो सिस्टम है उसी के बेसिस पे चलता है. अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम इज अ 5 member बॉडी. इसमें 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें से which is headed by the incumbent CJI and comprises 4 other senior most judge of the supreme of the court at that time. यानी कि उस टाइम के जो भी जजेस होंगे वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे 4 members. हाई कोर्ट कोलिजियम इज लेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस एंड 2 other senior most judges of the Supreme Court of the court. डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए अगर बात करते हैं, सो डिस्ट्रिक्ट जज में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट जज and passes original and appellate jurisdiction in both civil and as well as the criminal matter. यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल मैटर के लिए जो है ये appellate और ओरिजिनल jurisdiction जो है दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑफ द प्रोमोशंस आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से और गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं. शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में नहीं होने चाहिए. और जो भी एडवोकेट हैं शुड बी एडवोकेट और पीरियड ऑफ द 7 years. यानी कि 7 साल का जो है कार्यकाल होना चाहिए. शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं. Important judicial pronouncement context of the collegium system. First judge case 1981 of S.P. Gupta case में जब Supreme Court ruled the recommendations made by the Chief Justice of India and the President can be refused to cogent reason, thereby giving greater say of the executive. Second judge case है 1993 का जिसमें कि Supreme Court advocated on record association SCAR A versus Union of India. Chief Justice only need to consult 2 senior most judges over judicial appointment and transfer. यानी कि इसमें बोला गया कि जो है चीफ जस्टिस जो है 2 सीनियर मोस्ट जज से ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के लिए बात कर सकते हैं. और जो है ऐसा इसमें मेंशन किया गया कि ऐसा जरूरी या मैंडेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट से सलाह ली जाए. थर्ड जज केस 1998 में चीफ जस्टिस should consult with 4 senior most judges to form his opinion on judicial appointment and transfer. फिर थर्ड जज केस आता है जिसमें कि ये जुडिशियल जो
ये टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से कराया स्टैटिक पोर्शन में, तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो रिवीजन। सो जिसमें कि थ्योरी वाला पोर्शन मैंने वो काफी डिटेल में कराया है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड प्रिजन रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB has released prison statistics in India PSI report 2021, इसीलिए ये न्यूज में है। और अगर प्रिजन prisons in India की अगर बात करें, prisons in a state subject, तो प्रिजन की अगर बात करें, प्रिजन इन इंडिया, वैसे तो इसको बोला जाता है स्टेट का सब्जेक्ट है, और एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी मैनेजमेंट है इसका, वो जो है प्रिजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। अब उसमें जो एक प्रिजन एक्ट आया, गवर्नमेंट बाय द प्रिजन एक्ट 1984 की 1894 की अगर बात करते हैं, इसमें की मैनुअल्स ऑफ द पर्सपेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि गाइड करता है और यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट्स को कि किस तरीके के कंसर्न होने चाहिए और किस तरीके से जो भी चेंजेस होने चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी। एनसीआरबी है क्या, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। सो क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यानी कि फंक्शंस है इसका, जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेनेंस एंड स्टोर अकॉर्डिंग coordinate disseminate informations of the interstate and international crimes, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल क्राइम्स अगर हो रहे हैं, इंटरस्टेट है, तो उसको मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना बीच में। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटेट्स टू द पर्सनल ऑफ द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फंक्शनिंग एज नेशनल storehouse of the fingerprint records and convicted person reports released by the NCRB, accidental death and suicide in India, crime in India, ये सारे जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ये जो है NCRB का ही काम है। जितने भी एक्सीडेंटल रिपोर्ट या सुसाइड हुई, जितने भी क्राइम हुए इंडिया में, या फिर जितने भी प्रिजन स्टैटिक इंडिया है, उसमें ये सारी चीजें जो हैं वो NCRB का काम है मेंटेन करना। सो बिफोर मूविंग अहेड, अभी बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो भी कुछ चीज़ें थी उसके बारे में, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है, पैरोल एंड फरलॉन्ग। तो पैरोल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, सो ग्रांटेड टू द प्रिजनर्स टू मीट अ स्पेसिफिक exigency, it is not a matter of right. Apart from this, it is a system of releasing a prisoner with suspension of the sentence, यानी कि सेंटेंस सस्पेंशन के बाद उसको रिलीजिंग दिया जा सके प्रिजनर को। अपार्ट फ्रॉम दिस, furlough may be granted after a stipulated number of years have been served without any reason, यानी कि जो चीज मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे जो भी प्रिजनर्स थे या कैदी थे, वो जेल में अपना टाइम बिता देते हैं और उनका कोई ना तो ट्रायल होता है, ना ही उनको कोई सजा सुनाई जाती है। उसकी वजह से वो जो है उसके बाद जब एक टेन्योर निकल जाता है, तो उसकी वजह से उनको जेल से जो है छुट्टी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ furlough granted to a prisoner is treated as the remission of his sentence, यानी कि सेंटेंस का रेमिशन या फिर उसको जो है वापस लेना कहा जाता है। इसके बाद आता है अबाउट पीएसआई रिपोर्ट 2021। पीएसआई रिपोर्ट 21 की बात करें, इट इज प्रोवाइडेड डेटा नंबर एंड अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल, यानी कि जेल में कितना ज्यादा स्पेस है, कितने कैदी उसमें आ सकते हैं, उसकी कोई भी स्ट्रेंथ है, ट्रेनिंग ऑफ जेल ऑफिशियल्स, और उसके अलावा उसका जो बजट है, एक्सपेंडिचर जो होता है, उस सारी चीजों को करना। बिकॉज जब केस आया था शाहबानो, आई थिंक, जो केस था जिसमें कि बिहार के प्रिजनर्स के लिए जो है पिटीशन फाइल की गई थी, तो एक्सपेंडिचर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसको देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने ये आप कह सकते हो कि मेजर लिया था कि जो भी बहुत साल से जो है जेल में बंद थे और उनको बाद में पता चला कि किसी ट्रायल से ही नहीं गुजरे, बट वो जेल में हैं और सजा काट रहे हैं बिना किसी गुनाह के, या जो भी छोटा मोटा क्राइम किया हो, किसी की जेब वेब काटी हो, तो अब उसके लिए 50 साल की सजा तो नहीं दे दोगे ना आप, या किसी को 8-10 या 2-4 साल की सजा भी नहीं दोगे जब तक उसका गुनाह जो है
साबित नहीं हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो है चीजें जो है न्यूज में आती हैं कि एक तो खर्चा बढ़ रहा है, अननेसेसरी लोग हैं वहां पे बैठे हुए, तो उसको मेंटेन करना, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग तो देते ही हैं हम। सो की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट में जो भी कुछ चीजें फाइंड आउट की गई, जिसमें से सबसे ज्यादा था हाई अंडर ट्रायल्स, नियर 8 आउट ऑफ एवरी 10 prisoners in India jails are awaiting trial, यानी कि 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रायल्स का वेट ही कर रहे हैं। मतलब कितनी ज्यादा दयनीय सिचुएशन है कि सिर्फ 2 लोगों का ट्रायल हुआ और बाकी 8 लोग ऐसे ही जेल में बंद हैं, उनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश जेल के रिकॉर्ड की अगर बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स फॉलोड बाय द बिहार एंड महाराष्ट्र, यानी कि 3 जो हैं स्टेट ऐसे हैं इनका पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा और इनकी सिचुएशन भी बहुत खराब, यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र। डिसएडवांटेज सेक्शंस प्रिजनर्स 67% है, जिसमें से इनमेट बिलोंग्स फ्रॉम एससी, एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटी से हैं। 80% ऑफ द अंडर ट्रायल्स आर फ्रॉम द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोचो कि यहाँ पे भी कास्टिज्म आ रहा है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि इंडिया का क्या होना है, कुछ भी नहीं समझ आता। So budget and infrastructure, sanctioned budget of 2021 and 22 has increased by 13% in comparison to 2022 2020 एंड 21 के लिए। जो भी पहले जो बजट था उसको 13% इंक्रीज कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन एमओपी प्रोजेक्ट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, एंड दिस इज लाइक द ग्रांट और एड, जो कि डिफरेंट टू द स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश में थ्रू मॉप फॉर यूजिंग मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स इन प्रिजन, यानी कि जेलों में जो है कुछ मॉडर्न टाइप के इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड होने चाहिए। एनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ जेल एंड टू फैसिलिटेट द टास्क एंड रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिएशन ऑफ द प्रिजनर्स। प्रिजनर्स को जो भी रिहेबिलिएशन, यानी कि जो उनकी बुरी आदत है उनको छुड़ाना, प्रिजनर्स थ्रू करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स बहुत सारे आते हैं, जैसे मंदिरों में पूजा वगैरह करते हैं, काम करते हैं, कोई भी जैसे रेडियो वगैरह आपने मूवीज में भी देखा होगा इस टाइप के प्रोग्राम में। तो रियल लाइफ में भी इस टाइप के प्रोग्राम चलाने चाहिए कि कुछ छोटा मोटा काम कर सके, और उसके बाद जब वो बाहर निकले, क्योंकि एक ऐसा इंस्टेंस होता है कि उस टाइम पे आप ना चाहते हो भी शायद क्रिमिनल बन जाते हो। सो ड्यूरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज फॉर 5 years, 2020 से 26 तक का जो है प्रॉपर प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट विल कवर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर्ड फॉलोइंग प्रिजनर टाइप, जैसे सेंट्रल जेल, चाहे डिस्ट्रिक्ट जेल हो, वुमेन जेल्स एंड स्पेशल जेल्स, इन चारों जेल को कवर किया जाएगा इसमें। कोर कंपोनेंट्स ऑफ द मॉप project are video conference infrastructure, body worn cameras, door frame and metal doors and security poles, etc., baggages, scanners, frisking, search, jamming solutions, etc., correlations and programming, etc. ये सारी चीजें होनी चाहिए, जो है स्मूथ ऑनगोइंग होनी चाहिए चीजों की। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए फिलिंग एग्जिस्टिंग गैप इन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द जेल, यानी कि जो भी गैप है उसको फुलफिल करना। दूसरी चीज है प्रोवाइड न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स टू जेल इन लाइन विद द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी तक बहुत पुराने जमाने से चीजें चली आ रही हैं, कुछ नयापन इस टाइप का नहीं है। सो उसके लिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको लेस किया जाए। रिहेबिलिएशन ऑफ द इनमेट थ्रू करेक्शनल प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि किसी को किसी चीज में स्किल में इंटरेस्ट है तो उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना, और उसके अलावा जितने भी कोरिलेशन प्रोग्राम हैं उनको प्रोवाइड कराना जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए। ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंजेस इन प्रिजन ऑफिशियल्स विद रेस्पेक्ट टू द हैंडलिंग इनमेट थ्रू ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा जो ऑफिशियल्स हैं जो कि जेल में काम करते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी देना कि आप जो है अच्छे से चीजें हैंडल करो, प्रिजनर्स भी वो भी इंसान है और उनको इंसान की तरह ही ट्रीट करो। डेथ पेनल्टी की बात करें या कैपिटल पनिशमेंट की, सो डेथ पेनल्टी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज सो मोटो ओपन अ रिव्यू
ऑफ द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स अवार्ड द डेथ पेनल्टी, यानी कि जो कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवार्ड की थी या दिया था किसी को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी कि खुद से जो जांच की जाती है, दैट इज कॉल्ड द सुओ मोटो। सो सुओ मोटो ओपन किया है रिव्यू के लिए। एंड what about the death penalty? It means death penalty can be defined as a practice sanctioned by the law whereby a person is put to death by state or as a punishment for a crime after legal trial, used as a made of punishment since time immemorial. So death penalty can be defined as a practice sanctioned by law whereby a person is put to death, यानी कि उसको डेथ दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, आई मीन लॉ के द्वारा, एंड बाय द स्टेट एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्रिमिनल क्राइम आफ्टर लीगल ट्रायल, यानी कि लीगल जितने भी ट्रायल थे, जो भी कोर्ट वगैरह में केस लड़ा, उसके बाद जो है उसका जुर्म साबित हुआ और उसके बाद उसको जो है डेथ सेंटेंस दिया जाता है, यूज्ड एज ए मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम immemorial. Immemorial, it means death penalty in India and its framework, यानी कि because अभी तक ऐसा डेथ पेनल्टी बहुत मुश्किल से दी जाती है कि इंडिया में इतनी आसान नहीं होता कि किसी को एकदम से डेथ पेनल्टी दी गई हो। इंडिया इन इंडिया या फिर इंडिया के उसमें बात करें केस में, सो इंडिया अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट restrain capital punishment under different laws. See infographic. And by the end of 2021, 488 prisoners were on death row in India under serious offenses, with introduction proposal of more laws with death penalty, जैसे कि पंजाब एंड मध्य प्रदेश introduced death penalty for causing death by spurious liquor, यानी कि लिकर के द्वारा जो है अगर किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा दी और उसकी वजह से डेथ हो जाती है बहुत सारे लोगों की, उस केस में। उसके अलावा 1980 में जो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट जस्ट upheld constitutional validity of death penalty due to built-in procedural safeguard। प्रोसीजरल सेफ गार्ड के लिए कि भाई लोगों को डर भी होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी क्राइम कर रहे हो और आपको पता है कि 2-4 साल में आपको जेल होगी और उसके बाद आप निकल जाओगे। तो बहुत, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जिसमें कि छोटे छोटे आप इस टाइप के ऐसे क्राइम करोगे, कुछ हीनियस क्राइम या रेप वगैरह कर दोगे तो फिर समझ लो आपकी गर्दन ही काट देंगे वो लोग। सो और समटाइम्स दे कट द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द पर्सन। तो ये सारी चीजें जो काफी ब्रूटल होती हैं वहाँ पे। बट इंडिया में क्या है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स में जो है इसको प्रोसीजरल सेफगार्ड के लिए इसको अप्लाई किया गया। हाउएवर इट गिव अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर सेंटेंसेस जजेस व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस, यानी कि दोनों में चूज करना, किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। सो इम्पोर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट in context of death penalty, Bachchan Singh versus the state of Punjab 1918 में consider aggravating and mitigation factors of the crime and the accused use death penalty only in rarest of the rarest case, यानी कि इस केस के बाद जो 1980 का था, बच्चन सिंह केस के बाद जो है काफी रेयर हो गया, रेयर एंड द रेयरेस्ट। मच्छी सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस में 1983 की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द मैनर इन विच द क्राइम वाज कमिटेड, यानी कि किस मैनर में क्राइम को कमिट किया गया और किस तरीके से इसको मूव किया गया। एंटी सोशल नेचर ऑफ द क्राइम एंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम, यानी कि सिंपल सी बात है कि किस तरीके का क्राइम किया गया, उसका क्या मैग्नीट्यूड था, पर्सनल क्राइम था, विक्टिम कौन था, भैया किसको कितना ज्यादा हर्ट हुआ, उसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। तीसरी चीज है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में अनड्यू inordinate and unreasonable delay in death penalty executive amounts to torture and a guard of the commutation of sentences, यानी कि देखो डिफरेंट तरीके हैं। अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है, उसको बचाने के लिए लोग 10 तरह की कोशिशें करते हैं।
तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेथ सेंटेंस दिया गया और गवर्नमेंट भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है उसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू द डेथ पेनल्टी इन इंडिया। शेड्यूल 7 बात करता है क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स आर अंडर कंकरेंट लिस्ट, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है ये जो भी क्रिमिनल लॉज हैं और उसमें भी जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर चलाए जाते हैं। उसके अलावा वेरियस लॉ डीलिंग लाइक डेथ पेनल्टी ऑल्सो। आर्टिकल 21 बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। उसके अलावा इसका एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जो है राइट टू लाइफ दिया गया है बट किसी का मर्डर के करके तुम घूम रहे हो बाहर, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तब तो पुलिस वहां पकड़ेगी, डंडे लगाएगी आपको चारों, अगर गलती से पता चल जाता है कि आप मर्डरर हो तब तो आपकी ऐसी हालत करेगी कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे। तो आर्टिकल 21 हैज सम लिमिटेशंस। आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 मर्सी एंड पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो कि मैंने सेकंड पार्ट में करा दिया है ऑलरेडी। तो ये जो है रिपीट होके इंटरलिंकिंग होके आते रहेंगे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद बात करते हैं इंडियन पीनल कोड 1860 की। दिस लॉ आउटलाइंड द प्रोविजंस ऑफ द डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड द लिस्ट फ्रॉम ऑफननेस, यानी कि बहुत एक सिंपल सी चीज है फॉर विच द डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है उसमें जो है इंडियन पीनल कोड 1860 बात करता है जितने भी प्रोविजन डेथ पेनल्टी में लिस्ट में जो भी ऑफर हैं, और ऑफेंसिवनेस उसी टेरिटरी में अगर आती है जैसे फॉर विच द डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड, डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जा सकती है। डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड इट्स फ्रेमवर्क। अब अगर बात करते हैं डेथ पेनल्टी के बारे में,